अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज का हमारा सबक, आज की वीडियो सीटेट से मुताल्लिक पिछला पर्चा हल करना है और इसमें हम सबसे पहले उर्दू पेडागोजी को देखेंगे। ये बहुत ही आसान मरहला है, बहुत ही आसान पोर्शन है। बस हमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का सबक। सवाल नंबर 106, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ, ये सवाल मालूम किया गया है कि बोलने की अच्छी सरगर्मी यानी अच्छी गतिविधि वो होती है जिसके अंदर ऑप्शन ए, असातिज़ा ज़्यादा वजाहत करें, यानी कि जो हमारे उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, वो किसी टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन करें, उसकी व्याख्या करें। ऑप्शन ये है, सवाल ध्यान में रखिएगा। बोलने की अच्छी गतिविधि कौन सी होती है? नंबर एक, जिसके अंदर टीचर्स ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करें, ज़्यादा व्याख्या करें। नंबर दो, आमोज़गार ज़्यादा सुने। आमोज़गार यानी लर्नर्स, जिसे हम शिक्षार्थी कहते हैं, वो ज़्यादा सुने। सवाल ध्यान में होना चाहिए। बोलने की अच्छी, यहाँ लफ्ज़ मालूम क्या है, बोलने की अच्छी सरगर्मी गतिविधि। ऑप्शन ए था असातिज़ा ज़्यादा वजाहत करें, यानी कि उसकी व्याख्या ज़्यादा करें असातिज़ा। नंबर दो यानी कि ऑप्शन बी है, आमोज़गार ज़्यादा सुने। आमोज़गार जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर्स हैं, वो ज़्यादा सुने। ऑप्शन सी है, आमोज़गार ज़्यादा बात करें। जो हमारे शिक्षार्थी हैं, वो बात ज़्यादा करें। टॉपिक से मुताल्लिक जो हमारा सबक चल रहा है, जो हमारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, उससे मुताल्लिक आमोज़गार यानी शिक्षार्थी ज़्यादा बातचीत करें। अगला है इसका डी ऑप्शन, ज़्यादा बोलने वाले बच्चों की ज़्यादा शराकत हो। तो मैं समझता हूँ ये सवाल जहन में आते ही इसका सही जवाब हमें खुद ब खुद मालूम हो गया। देखिए, बोलने की अच्छी सरगर्मी में बुनियादी मकसद, जो बेसिक हमारा मकसद होता है, वो आमोज़गार यानी तलबा की ज़बान मवासिलात और ज़बान के इस्तेमाल की सलाहियतों को फ़रोग़ देना होता है। इसलिए सरगर्मी को तलबा पर मबनी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उस्ताद का किरदार सहूलियतकार का ज़्यादा बात करने और मश्क करने का मौका मिले। तो इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आमोज़गार ज़्यादा बात करे। मैं समझता हूँ ये सवाल आप बखूबी समझ गए। बोलने की अच्छी सरगर्मी, अच्छी गतिविधि वो होती है जिसके अंदर आमोज़गार यानी कि तलबा, यानी कि शिक्षार्थी, यानी कि लर्नर जो है वो ज़्यादा बातचीत करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 107, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है? सवाल मालूम किया गया है, जो हमारी प्राथमिक लेवल पर, प्राथमिक सतह पर कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी पुस्तकालय का जो हम प्रयोग करते हैं, उसके हवाले से, उसके ताल्लुक से कौन सी बात इसमें सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा है सही नहीं है। ऑप्शन ए है, आमोज़गार अदब इत्फ़ाल के मतन असनाफ से मुतारिफ हो सके। आमोज़गार अभी हम बात कर रहे थे, तलबा, शिक्षार्थी, लर्नर्स। अदब इत्फ़ाल का मतलब हुआ कि जो बाल साहित्य है, उसे मुतारिफ़ यानी कि उसे जान सकें, उसका तारुफ़, उसका मतलब उसे समझ में आ जाए। ऑप्शन बी है, किताबों के साथ मसरूफ़ियत से मुतारिफ़ हो सकते हैं, यानी कि जो हमारी पुस्तकें हैं, उनके साथ हम जो मसरूफ़ हैं, जो बिज़ी हैं, उसका तारुफ़, उसकी मालूमात हो सकती है। नंबर 3 ऑप्शन है सी, असातिज़ा और दूसरे कुतुबखानों में पढ़ने के नमूना ज़ाती किरदार का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी कर सकते हैं, मुज़ाहिरा कर सकते हैं, यानी उसकी एक्टिविटी कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। और नंबर डी ऑप्शन है, कुतुबखाने में दरसी किताबों की बुलंद ख़्वानी सबसे बेहतरीन हो सकती है। हम देखते हैं इसका ऑप्शन डी जो है, वो ये कहता है कि कुतुब खाने में यानी पुस्तकालय के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जो दरसी किताबें जो हमारी है ना, सिलेबस की बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी बुलंद ख़्वानी सबसे बेहतरीन हो सकती है। बुलंद ख़्वानी यानी उन्हें तेज़ आवाज़ के साथ पढ़ा जा सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। मैं समझता हूँ लाइब्रेरी के अंदर बुलंद ख़्वानी का तसव्वुर नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर यकसुई के साथ और साइलेंट मोड के अंदर पढ़ा जाता है। इसलिए इसका जो है वो ऑप्शन डी ये सही जवाब होगा कि प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल में जो है वो ऑप्शन डी, यानी कुतुब खाने में, पुस्तकालय में दरसी किताबों की बुलंद ख़्वानी, उन्हें आवाज़ के साथ पढ़ना सबसे बेहतरीन हो सकती है, ये बात गलत है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
सवाल नंबर 108, ख्वानदगी के हसूल के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए? ख्वानदगी यानी पढ़ाई के हसूल उसे पाने के लिए हमें किस चीज़ के अंदर दस्तरस महारत हमारे अंदर होनी चाहिए, हम उसके किस चीज़ के अंदर निपुण होने चाहिए? ऑप्शन ए सोतियाती आगाही और रवानी। सोतियानी यानी आवाज़ें जो अक्षर लेटर्स हैं उनकी पहचान, आगाही उनकी जानकारी, उनकी समझ, और रवानी उसके अंदर गतिविधि प्रवाह। नंबर ऑप्शन बी है मालूम लफ्ज़ियात पर पैटर्न को पहचानना, जो हमारी वोकैबुलरी है, जो हमारा हमें अल्फाज मानी याद हैं, जो हमें शब्दार्थ याद हैं, उन पर उन्हें पहचानना। नंबर सी ऑप्शन है डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम यानी कि डिकोड करना और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन को पहचानना, ज़बान की तफ़हीम करना। और ऑप्शन डी है सेहत और सोतियाती फ़हम। ऑप्शन इसके अंदर चारों बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल से आप बखूबी जान गए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, ख्वानदगी या पढ़ने की असली सलाहियत दो अहम अज्जा पर मुश्तमिल होती है। जो पढ़ाई का जो ताल्लुक़ है वो दो अहम उसके जुज़ होते हैं। पहला होता है डिकोड और दूसरा होता है ज़बान की तफ़हीम। यानी पहला डिकोडिंग करना और दूसरा है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कोडिंग से मुराद तहरीरी अल्फाज को सूती आवाज़ों में तब्दीली करने की सलाहियत है। यानी कि जो सूती आवाज़ें हैं जो हम सुन रहे हैं उन्हें तब्दील करने की सलाहियत है। जबकि ज़बान की तफ़हीम यानी ज़बान की समझ का मतलब उन अल्फाज और जुमलों के ये दोनों महारतें मिलकर मुकम्मल ख्वानदगी के हुसूल में मुआविन समझी जाती हैं, मददगार समझी जाती हैं। तभी एक ख्वानदगी का अमल पूरा होता है जब कोई तालिब इल्म डिकोड करता है और उसे ज़बान की समझ भी होती है। इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम। साथियों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 109, कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है? कवायद यानी कि ग्रामर या व्याकरण के ताल्लुक से उनके शिक्षण से मुतालिक कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन ए मुनासिब तरसील को पेश करना, यानी मुनासिब तरसील यानी संप्रेषण या कम्युनिकेशन संचार को पेश करना। ऑप्शन बी कवायद के मौजू उसूलों को बाहर लाना। और ऑप्शन सी है तरसील में मशक कराना, संप्रेषण या कम्युनिकेशन संचार में मशक कराना, प्रैक्टिस कराना। और ऑप्शन डी है उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश, यानी जो उसूल हैं, जो उसके रूल्स बनाए गए हैं उन्हें याद करके कवायद की आमोजिश यानी कि उनकी शिक्षा प्रदान करना, उनका शिक्षण कराना। तो देखिए, हम बात करते हैं इस सवाल से मुताल्लिक। देखिए, कवायद की तरसील का मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल सिखाना है, ना कि सिर्फ उसूलों को रट लेना। जो ऑप्शन डी है वो रटने की बात कर रहा है, याद करने की बात कर रहा है। जबकि क्या है, कवायद जो है ग्रामर की तदरीस, ग्रामर की शिक्षा का मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल सिखाना है, ना कि सिर्फ उसूलों को रट लेना। जदीद तरीक़ा तदरीस में इल्मी मश्क और तफ़हीम पर जोर दिया जाता है। इस एतबार से मुनासिब तरसील, उसूलों को समझना और तरसील में मश्क करवाना, ये सब कवायद के मौजू हिस्से हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश यानी कि जो उसकी व्याख्या के जो रूल्स हैं उन्हें रट के इसकी शिक्षा देना, ये मुनासिब बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 110, ख्वानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है। यानी कि पढ़ने का शिक्षण का वो तरीका जो सिर्फ यानी कि अक्षर और उच्चारण यानी कि उनकी जो आवाज़ें हैं उनके मध्य जो उनके बीच में जो रिश्ता है उस पर जोर देता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कुल लिसानी तरीका। ऑप्शन बी कवायद का इतलाक़। ऑप्शन सी हालाती तरीका। ऑप्शन डी है सूती तदरीस। देखिए, ऑप्शन ए है कुल लिसानी तरीका, यानी कि कंप्लीट लैंग्वेज, इसे हम कह सकते हैं तरीका उपागम। ऑप्शन बी कवायद का इतलाक़ कहते हैं यानी कि अनुवाद, कवायद जो ग्रामर है व्याकरण का हमें अनुवाद करना है, हालाती तरीका। और ऑप्शन डी है सूती तदरीस। सूती तदरीस यानी कि फोनिक्स जिसे हम कहते हैं। और जब बात अक्षर और ध्वनियों की
पहचानने की चल रही है उनके बीच में जो रिश्ता है। तो इसका सही जवाब बिल्कुल सीधा-सीधा हमारे सामने आता है, वह है ऑप्शन डी सोती तदरीस। हम देखते हैं ख्वानगी की तदरीस का वो तरीका जो हुर्फ़ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर इस तरह माबैन यानी बीच में उनके मध्य, उनके मिडिल में इस तरीके कार को जोर देता है, इसे हम फ़ोनिक्स यानी कि सोती तदरीस कहते हैं। और इस तरीके के अंदर तलबा स्टूडेंट्स को हरूफ और उनकी आवाज़ों के बीच ताल्लुक़ सिखाया जाता है। ये तरीक़ाकार ताकि वो अल्फाज को दुरुस्त तरीके से पढ़ें और लिख सकें। और ये जो सोती तदरीस है, ये तरीका आम तौर पर जो इब्तदाई प्राइमरी लेवल पर सिखाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 111। एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा से कहता है कि इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करें। इस तरह की सरगर्मी क्या कहलाती है? यानी कि एक उस्ताद है, एक टीचर है, वो क्लास 3 के एक स्टूडेंट से ये कहता है कि इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवाल अपने साथियों से करें। और ये जो एक्टिविटी है, ये जो गतिविधि है, ये किस तरह का होती है? ऑप्शन ए ज़बानी रवानी की मश्क के लिए, यानी कि मौखिक जो भाषा है उसके अभ्यास के लिए, उसके परवाह के लिए, उसकी गति के लिए, यानी कि मौखिक भाषा के परवाह के लिए। नंबर बी है इंज़बाती ज़बानी मश्क के लिए। इंज़बाती यानी निर्देशित, यानी कि निर्देशित मौखिक अभ्यास के लिए। ऑप्शन सी है आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए, यानी बिल्कुल फ्री होकर बात करने के लिए। और ऑप्शन डी है खामोशी से सुनने के लिए। तो साथियों, सवाल के अंदर मालूम किया गया है, आप बखूबी समझ गए कि एक बच्चा अपने साथियों से कुछ बातचीत करता है तो इसमें कौन सी एक्टिविटी होती है। तो इंज़बाती जो है ऑप्शन बी निर्देशित इसके अंदर नहीं है, आज़ादाना तौर पर भी इसके अंदर नहीं है, और खामोशी भी इसके अंदर में कहीं दिखाई नहीं देती। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन ए ज़बानी रवानी की मश्क के लिए, यानी कि जो उनके मौखिक परवाह है उसके अभ्यास कराने के लिए है, ये गतिविधि हम कराते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 112। एक तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल मालूम किया गया है कि एक उस्ताद है, वो प्राइमरी लेवल पर यानी कि कक्षा 3 के लिए क्लास में एक लर्निंग कॉर्नर बनाना चाहता है। तो उसे इनमें से किस सवाल पर सबसे पहले तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए? देखते हैं हम। ऑप्शन एक, क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदब इत्फ़ाल की दुनिया में मशहूर और मुअज़्ज़िज़ हैं? यानी कि जो किताबें हमने लर्निंग कॉर्नर के लिए ली हैं, उन किताबों मुसन्निफ़ जो हैं, जो उनके राइटर हैं, वो अदब इत्फ़ाल बाल साहित्य की दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, फ़ेमस है, प्रसिद्ध है और इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। ऑप्शन बी, क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों के पढ़ने की सतह से पुर है? यानी कि जो किताबें हमने लर्निंग कॉर्नर के अंदर ली है, वो किताबें जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई का लेवल है, जो उनके समझने का लेवल है, उस पर वो पूरी उतरती हैं। ऑप्शन सी, क्या ये किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासद के हुसूल में मुआविन हैं? यानी कि जो किताबें हमने लर्निंग कॉर्नर के लिए जो पुस्तकें हमने सेलेक्ट की हैं, वो तीसरी कक्षा के जो उनका सिलेबस है, जो उनका सिलेबस है उसके हुसूल में मुआविन है, मददगार हैं, यानी कि मदद कर सकती हैं। और ऑप्शन डी है, क्या एक से ज़ायद तदरीसी सबाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? तो इसके लिए हम देखते हैं, जो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या तहरीर करदा किताबें, यानी कि जो है ना, ये किताबें हमने लिखी, जो किताबें लिखी गई हैं, तहरीर की गई हैं, क्लास के ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने की सतह से पुर हैं कि उन किताबों को हमारे क्लास के ज़्यादातर बच्चे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तभी हमारा किसी भी क्लास के लिए लर्निंग कॉर्नर बनाना हमारा उद्देश्यपूर्ण होगा। इस एतबार से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 113। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका जो है वो आमोज़गारों यानी कि जो लर्नर्स हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, उनके असली मकसद
यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है, उनका हेल्पर होता है, मदद करता है। ऑप्शन है ये फितरी तरीका यानी कि नेचुरल मेथड। ऑप्शन बी है तरसील तरीका यानी कि संचारात्मक तरीका जो होता है, मेथड होता है, कम्युनिकेटिव मेथड। ऑप्शन सी है रास तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड। और ऑप्शन डी है आपका समई लिसानी तरीका यानी कि श्रव्य भाषिक मेथड जो होता है, जो पागम होता है, जो विधि होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए वह है ऑप्शन बी तरसील तरीका यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या संप्रेषणात्मक या संचारात्मक जो विधि है, जो मेथड है, वो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। साथियों आगे चलते हैं सवाल नंबर 114। उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। इस काम का क्या मकसद होता है? यानी कि एक उस्ताद है, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके लर्नर्स हैं, उनसे ये बात कहता है कि अपनी जो नोटबुक्स हैं, आपकी जो वर्कबुक है, वो आप चेंज कर लें और अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके काम को जांचें, चेक करें। इसका क्या मकसद है? ऑप्शन ए तौसीई मुतालिक से मश्क के लिए। ऑप्शन बी नई लफ्ज़ियात, नए वर्ड्स मीनिंग के इस्तेमाल के लिए मश्क कराना, प्रैक्टिस कराना। ऑप्शन सी साख्तों का इंज़बाती मश्क देना यानी कि निर्देशात्मक प्रैक्टिस कराना। ऑप्शन डी हमजोलियों, जो उनके सहपाठी हैं, जो उनके हाँ दोस्त हैं, हमजोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। दोस्तों जब एक उस्ताद अपने तलबा से अपने काम की कॉपियाँ यानी वर्कबुक को बदलने के लिए कहता है और वो कहता है कि आप एक दूसरी कॉपी ले लें और उन्हें चेक करें, उन्हें जांचें, तो इसका बुनियादी मकसद हमजोलियों की इस्लाह और पीयर रिव्यू होता है। यानी कि एक दूसरे के जो कॉपी के अंदर अगलात हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उन्हें पहचानना होता है। ऐसा करने से तलबा एक दूसरे की गलतियों की निशानदेही करना सीखते हैं और इसके साथ ही अपने काम को बेहतर बनाने की भी इन्हें मशक होती है और दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और एक मुस्बत तनकीद करने का इनके अंदर सलाहियत पैदा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हमजोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। आगे चलते हैं सवाल नंबर 115। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब, देखिए सवाल बहुत अच्छा मालूम किया गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कब शिक्षण में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। नंबर ऑप्शन ए उस्ताद के बाद गाते हैं, यानी कि जो उस्ताद है, जो टीचर है, उसके बाद किसी चीज़ को गाते हैं या पढ़ते हैं। ऑप्शन बी जब मुख्तलिफ हवास को बरतते और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, जब वो बहुत सारे मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें उनका एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उन्हीं एक्टिविटीज़ को वो अपने हाथों से करते हैं। ऑप्शन सी अपनी कॉपी में हरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते हैं, जो उनकी कॉपीज़ हैं वो किसी एक अक्षर पर हाथ फेरते हैं या उन्हें बार बार दोबारा लिखते हैं। ऑप्शन डी है जब उनका कंसंट्रेशन है, जो उनका ध्यान है, वो सिर्फ उम्दा उम्दा हर्फ की महारतों को फ़रोग़ देने पर मबनी होता है। साथियों हम देखते हैं बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में यानी कि शिक्षण के अंदर तालीम में उस वक्त ज़्यादा मशगूल होते हैं, ज़्यादा बिजी होते हैं जब वह मुख्तलिफ हवाइस मसलन देखना, सुनना, छूना, पढ़ना को इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों से सरगर्मियाँ यानी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि ये अमली और तजर्बाती तरीका दीगर इख्तियारात के अमल को ज़्यादा मौसर और दिलचस्प बनाता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जब मुख्तलिफ हवाइस मसलन देखना, छूना, बोलना को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 116।
5वीं जमात का तालिबे इल्म कहता है, यानी हमारी कक्षा 5 का एक बच्चा कहता है, क्या कहता है? कोड। अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत वक़्तियत चेक करता हूँ। लिखने की किस सतह पर तालिबे इल्म है? ऑप्शन ए मुसव्विदा तैयार करना, ऑप्शन बी मुसव्विदा दोबारा तैयार करना, ऑप्शन सी प्रूफ पढ़ना और ऑप्शन डी है हमजोलियों के ज़रिए तायुन कद्र करना। देखिए, जब कोई प्राइमरी जमात का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा अपने काम अपने उस्ताद से चेक कराने से पहले उसे खुद एक बार देखता है, तो इसका मतलब साफ होता है कि छात्र प्रूफ रीडिंग के स्टेप में है, उसके चरण में है, क्योंकि वह टीचर को अपना काम जमा करने से पहले अपने पार्ट की जो शुद्धता है, जो प्योरिटीज़ है, उसे एक बार फिर देख रहा है और ये एक लेखन प्रक्रिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन सी प्रूफ पढ़ना, यानी कि जो उसने काम किया है उस पर एक बार दोबारा नज़र-ए-फ़ानी करना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 117। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान की हौसला अफजाई नहीं करता? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सी विधि है जो मातृभाषा या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है उसके हुसूल के लिए सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन ए है आपका फितरी तरीका, यानी कि जो प्राकृतिक मेथड है, प्राकृतिक विधि है वो है, या दूसरा है तरसीली तरीका, यानी कि आपका जो है ये कम्युनिकेटिव मेथड हो गया, संचारात्मक विधि या संवेदात्मक विधि हो गई, और ऑप्शन सी है रास तरीका, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन डी होता है आपका समय लिसानी तरीका, यानी कि श्रव्य भाषाई मेथड जो होता है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका क्लास के अंदर मकामी ज़बान की हौसला अफजाई नहीं करता है। तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन आपका ये सी होगा, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है, वो भाषा शिक्षण की यानी लैंग्वेज की एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कक्षा में सभी स्टूडेंट्स की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, कि जिसके अंदर हम क्लास के अंदर जो हमारी मदर टंग है उसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि लक्ष्य भाषा और अर्थ के बीच डायरेक्ट हम जो रिलेशन है, संबंध है, वो स्थापित करते हैं। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन सी रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 118। एक उस्ताद, एक टीचर दूसरी जमात कक्षा 2 के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिश मवाद यानी कि TLM इकट्ठा करना चाहता है, तो TLM के इंतखाब यानी कि उसके सिलेक्शन का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है, यानी इनमें कौन सी बात ऐसी है जो TLM के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन ए है मुंतखबा मवाद इस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब और महफूज होना चाहिए, यानी कि जो हम TLM बना रहे हैं वो जो बच्चे जो हैं उनकी आयु के विद्यार्थियों के लिए रुचिकर और सुरक्षित होने चाहिए, महफूज होने चाहिए। ऑप्शन बी है मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चे को तहकीक और तजस्सुस का मौका फराहम कर सके, यानी जो TLM है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके जिज्ञासी और उत्साह को प्रोत्साहित कर सके, तहकीक और तजस्सुस का मौका यानी तजस्सुस प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन सी है मुंतखबा मवाद को तर्ज हयात मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब हो ताकि बावक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके, यानी कि जो है हमारे वो स्थानीय स्तर पर उसे तैयार किया जाए जिससे अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम आसानी से हासिल कर सकें। ऑप्शन डी है मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, इससे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसलने ना पाए। देखिए, इसमें पूछा कि इसके अंदर कौन सी बात ज़्यादा मुनासिब नहीं है, तो इसके अंदर करीब करीब सभी बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है कि जो TLM होना चाहिए वो सिर्फ बच्चों का तैयार किया हुआ चाहिए, जो लफ्ज़ आ रहा है सिर्फ, ये हमें इशारा कर रहा है कि यही बात इसके अंदर गलत है। मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो ये ज़रूरी नहीं है और इसे खुरदरा होना चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हुआ हो, इसे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना।
तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 119। सवाल नंबर 119 देखिए, एक शमूलती यानी समावेशी, खुश और पुरलुफ्त, खुशहाल और आनंदमय माहौल यानी वातावरण पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाका यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में जो उसका जिक्र किया गया है, बयान करदा महारतों यानी कौशल स्किल्स के फ़रोग के उसूल में बच्चों की शराकत, उनका जो भागीदारी है की तायद करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन है इंडोर सरगर्मियों को मुनक़िद करना और सख्त धूप में इनके बाहर निकास से बचना। इंडोर गतिविधियों और तेज धूप से बचने पर यह बात केंद्रित है, इशारा करती है। ऑप्शन बी है आमोजगारों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर ख़ास तवज्जो देती है, यानी जो हमारे शिक्षार्थी है, जो लर्नर्स है, उनकी सेहत, उनकी हेल्थ पर, तंदुरुस्ती और उनकी तंदुरुस्ती पर ख़ास तवज्जो देती है। ऑप्शन सी है तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहिरा करना इसका मकसद। ऑप्शन डी है रंगीन माहौल के लिए क्लास रूम को सजाना। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन सी, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहिरा करना। अब आगे चलते हैं हम, आज का ये सवाल नंबर 120। दर्ज झेल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूलों में शामिल नहीं है? यानी कि हम एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा तरीका, कौन सा उसूल उसमें शामिल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका दरसियात के उसूल, ऑप्शन बी कश के उसूल, नंबर सी है ठोस उसूल, और ऑप्शन डी आपके टेक्नोलॉजी के उसूल। यानी कि दरसियात के उसूल जिसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्यूरिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत। ऑप्शन बी जो है आपका ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कह सकते हैं रुचि के सिद्धांत। और ऑप्शन सी है ठोस उसूल, यानी कि मूलभूत या व्यवहारिक सिद्धांत, जिसे हम कहेंगे कि आपके ये हो गए सॉलिड प्रिंसिपल्स। और ऑप्शन डी है आपका टेक्नोलॉजी के उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हम जिसे कह सकते हैं प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। साथियों, आमतौर पर जो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसे हम एक बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के लिए बेहतर नहीं मानते हैं। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी के उसूल। हम देखते हैं साथियों, इसमें दो पैराग्राफ आते हैं, एक होता है नस्र से और एक होता है आपके नज़्म से। इसके अंदर एक पैराग्राफ दिया होता है, उससे मुतालिक जो आपका गद्यांश यानी नस्र का पोर्शन होता है, उसमें 9 क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं, 9 सवाल। और जो नस्र का होता है यानी नज़्म होता है, आपका नज़्म होता है पोइट्री, उसमें 6 सवाल मालूम किए जाते हैं। इस एतबार से कुल मिलाकर 15 सवाल आपके ये इस पोर्शन से और 15 सवाल उर्दू के पेडागोजी से मालूम किए जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, तो एक बार आप भी पढ़िएगा। लूना झील उन 4 झीलों में से एक है जो शहाब साकिब के गिर्द, शहाब साकिब यानी एक ऐसी रोशन चमकदार चीज़ जो आसमान से गिरती दिखाई देती है, कि गिरने से वजूद में आई। साइंस दानों के अंदाजे के मुताबिक लूना झील भी 50-60 हज़ार साल पहले वजूद में आई थी। इस झील का पानी खारी और नमकीन है, इसी वजह से इस पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बास जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे से सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिरों और बुजुर्गों के मज़ार हैं। झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है। सयाह यानी कि जिसे हम कहते हैं आपके पर्यटक, या हम कहते हैं आपके टूरिस्ट। हम देखते हैं इससे मुतालिक सवालात। सवाल नंबर 91 आपके सामने। लूना झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई? अभी हमने पढ़ा था कि साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 50-60 हज़ार साल पहले ये झील वजूद में आई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 50,000 साल पहले। सवाल नंबर 92।
साहब साकिब के गिरने से वजूद में कौन सी झील आई? आपने अभी पढ़ा पूरा पैराग्राफ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लूना झील। अगला सवाल 93, झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते? बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 94 आपके सामने। पास का मुतजाद क्या होगा? यानी मुतजाद हम कहते हैं अपोजिट, इसका विलोम क्या होगा? तो आप जानते हैं पास का उल्टा होता है दूर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95, किनारे की जमा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, इसके जो ऑप्शन है उसके एतबार से किनारों। हालांकि किनारा, किनारे की जमा किनारे, फिर इसके जमीउल जमा किनारों। सही जवाब होगा ऑप्शन ए किनारों। आगे चलते हैं, सवाल नंबर, पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि नमक जमा हुआ नज़र आता है। सही जवाब है ऑप्शन ए नमक जमा हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97, लूना झील का पानी कैसा है? तो आपने पढ़ा कि इस झील का पानी खारा और नमकीन है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98, झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है? किसके दिल को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है? तो वह है ऑप्शन बी सयाहों का। सयाह जिसे अभी हमने कहा पर्यटक जिसे कहते हैं हम, या हम इसे और अभी एक हमने टर्म दिया था वो कहते हैं हम टूरिस्ट। सही जवाब ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 99, झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं? आपने भी पढ़ा पैराग्राफ के अंदर के सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर ही यहाँ पेड़ पौधे और ये दरख्त पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज का हमारा सबक काफ़ी आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा, और इसी तरह से और वीडियोस के लिए अपने राय, अपने जो आपके व्यूज़ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।